हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 11 में ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको आपको करके जाना है एग्जाम में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। वह कौन सा बल है जो पृथ्वी की सतह को समतल करने का प्रयास करता है। देखिए, पृथ्वी पर दो तरह का बल लगता है, ठीक है। एक आंतरिक बल लगता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है, और एक पृथ्वी के बाहरी भाग से लगता है जिसको बाह्य बल कहते हैं। अंदर से जो लगेगा उसको अंतर्जनित बल बोलेंगे, बाहर से जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, तो बाहिर्जनित बल कहलाएगा। तो पृथ्वी के सतह को समतल करने का प्रयास कौन करता है, तो जैसे ये पहाड़ है तो इसको समतल कौन करेगा, तो बाहर वाला बल करेगा, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो बहिर्जनित बल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सा बल है जो पृथ्वी के सतह को ऊपर उठाता है या बनाता है। तो ऊपर उठाने का कौन उठाएगा पृथ्वी की सतह को, तो देखिए नीचे से जो फोर्स लगेगा वही ऊपर उठाएगा, तो आंतरिक बल हो जाएगा इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण है। तो अंतर्जनित बल का उदाहरण कौन होगा, इसमें अंदर से कौन बल लगाएगा, तो इसमें ये ज्वालामुखी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण कौन कौन है, तो पटल विरूपण भी है और ज्वालामुखीता भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाहर से जो बल लगेगा वो किसके किसके कारण लगेगा, तो पहला हो जाएगा क्या आपका अपक्षय भी होगा, ठीक है। अगला विरहत क्षरण भी हो जाएगा, फिर अपर्दन भी हो जाएगा और निक्षेपण भी हो जाएगा। इसके यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, इसमें सभी को कवर करने का प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य बल या बहिर्जनित बल का कार्य है। तो बहिर्जनित बल का काम क्या है, जैसे ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, इस पे मान लीजिए किसी तरह का पहाड़ है, यहाँ पे या फिर गहरा है या गर्त है, तो इसको क्या करेगा बहिर्जनित बल, इसको क्या करेगा घर्षण के कारण क्या करेगा, इसको छोटा करेगा या क्या करेगा, इसको समतल करने का प्रयास करेगा, और जो ये गर्त है उसको क्या करेगा भरने का प्रयास करेगा। तो उभरी हुई भू आकृति को क्या करेगा, विघर्षण करेगा, ये भी सही है। दूसरा कि गर्तों को भरेगा, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, अगला देखिए उचावच को भी क्या करेगा, कम करेगा, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्जनित बल का उदाहरण है। तो बहिर्जनित बल का उदाहरण कौन कौन है, तो अपक्षय के कारण भी क्या होता है, बहिर्जनित बल लगता है, अपर्दन, निक्षेपण, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक बल का क्या कार्य है। आंतरिक बल में कौन मतलब आंतरिक बल का क्या कार्य है, तो ये क्या करेगा, तो भू आकृति निर्माण कार्य करेगा। जैसे ये पृथ्वी है, इसके अंदर से ज्वालामुखी आता है कि नहीं, तो नया नया चट्टान बनेगा, चाहे किसी तरह का पर्वत बनेगा, तो ये क्या करेगा भू आकृति का निर्माण करेगा और धरातल को ऊपर उठाने का कार्य करेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। बाहिर्जनित बल क्या करता है, ऊपर हुई उठी हुई आकृति को क्या करेगा, समतल करने का प्रयास करता है, लेकिन अंतर्जनित बल क्या करता है, उसको उठाने का प्रयास करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र को में देखने को मिलता है। तो भूस्खलन ज़्यादा मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन है, तो अपर्दन, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। तो भू संचलन किससे होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होता है, भू संचलन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। तो रासायनिक अपक्षय में कौन कौन सम्मिलित है, तो सिर्फ ऑक्सीकरण ये सम्मिलित है रासायनिक अपक्षय में। देखिए अपक्षय तीन प्रकार का होता है, एक रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और एक भौतिक अपक्षय, जो आगे देखेंगे हम। जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। तो जैविक अपक्षय किसके किसके कारण होता है, तो देखिए, तो जीव जंतु के कारण, वनस्पति के कारण, कृषि के कारण और किससे, सभी, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर।
भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भौमिक आपदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमपक्षी या हिमहरिणी कहा जाता है? तो कौन सा पवन को कहेंगे? तो चिनूक पवन को कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो जलयोजन प्रक्रिया कौन सी पदार्थों को क्या करती, प्रभावित करती है? तो ये लवण को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा अवधाव किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो मालवा का अवधाव किस में होता है? तो भूस्खलन में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मृदा के निर्माण में कौन से कारक सहयोग होते हैं? तो मृदा के निर्माण में सेल सहयोग होता है, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षय प्रक्रिया के रूप कौन से हैं? अक्षय प्रक्रिया के रूप कौन से हैं? तो भौतिक, जैविक, रासायनिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षय का कारक है, तो तापमान भी इसका कारक है, नमी भी कारक है, रासायनिक कारक भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो मृदा के निर्माण में कौन कौन सहयोग होता है? तो सेल, जलवायु, जैविक क्रियाएं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कौन से बलों पर निर्भर करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करती है, तापक्रम में परिवर्तन पर भी डिपेंड करती है, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव से भी क्या करती है? उस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। ये नहीं होगा, नन को इसको नहीं रखना है, यहाँ पे ऑल ऑफ देज करना है, या इनमें से सभी भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अपरदन के भू आकृति संबंधी कारण क्या है? तो क्या है? तो उपरोक्त सभी, वायु भी है, बहता जल भी है, भूमिगत जल में। तो अपरदन कैसे आ सकता है? तो वायु के कारण भी आ सकता है, बहता जल भी हो सकता है, भूमिगत जल भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपक्षय का प्रकार है? तो अपक्षय का प्रकार रासायनिक अपक्षय भी होता है, भौतिक अपक्षय भी होता है, जैविक अपक्षय भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्त वायुमंडलीय शक्तियों का स्रोत क्या है? तो सूर्य। जितना भी वायुमंडलीय शक्तियों का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। अगला देखते हैं। पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थ तथा जीवाणुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? तो जो पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थ या जीवाणु के अवशेष क्या कहलाते हैं? तो ह्यूमस कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। विरहत संचलन कितने प्रकार के होते हैं? तो विरहत संचलन 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन। अनाच्छादन का क्या अर्थ है? अनाच्छादन का अर्थ क्या है? तो चट्टान का आवरण का हटना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य शक्ति के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो बाह्य शक्ति के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो तापमान है, तापमान भी है, वर्षा भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, पवन भी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। अगला देखते 30। अपक्षय क्या है? तो अपक्षय क्या है? तो अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है, सही है। अपक्षय में चट्टाने का जो टूटना फूटना होता है वो एक ही स्थान पर होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन वही अपरदन का बात करेंगे तो अपरदन में क्या होता है? अपरदन क्या है? तो अपरदन गतिशील प्रक्रिया है। ये अपक्षय क्या है? तो स्थैतिक प्रक्रिया है, लेकिन अपरदन क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। और दूसरा में ये टूटे फूटे चट्टानों को क्या करता है? स्थानांतरण करता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? लेके जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए, ये चैप्टर 6 का जो था जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको करवा दिए। देखिए, पिछले जो चैप्टर 4 का था, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4, उसका 7वां और 8वां स्क्रॉल करने में क्या होता है? छूट गया था। तो ये चैप्टर 4 का ये 7वां क्वेश्चन था कि पैंजिया का विभाजन के समय कौन से 2 बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए? तो पैंजिया का विभाजन होकर 2 महाद्वीप कौन कौन आया? तो एक आया कौन? तो लारेशिया आया,
ठीक है। और दूसरा कौन, तो गोंडवाना लैंड, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो C&B, ठीक है। और गोंडवाना लैंड का ही भारत पहले हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया। तो जो वैगनर ने बोले थे कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत किसने दिए थे, तो वैगनर दिए थे। तो वो जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में उसमें 2 बल का उत्तरदायी बताया था। तो कौन कौन सा बल था, तो पोलर फ्लाइंग बल था और दूसरा कौन था, तो ज्वारीय बल था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये चैप्टर 6 तक ख़त्म हो चुका है और जो बचा हुआ उसको भी हम आज ही कोशिश करते हैं मतलब वीडियो बना के उसको डाल देंगे। आप लोग देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपका इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू।